हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। बेटा आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 1 बॉटनी क्लास 11 दैट इज द लिविंग वर्ल्ड। बेटा यहां से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस निकलते हैं, यानी कि इंट्रोडक्शन से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं, बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछता है। तो स्टार्ट करते हैं विद दिस चैप्टर दैट इज द लिविंग वर्ल्ड। सबसे पहले बात करते हैं एरिस्टोटल की। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग हिस्ट्री है, आपको उस पर बहुत ही पेशेंटली सुननी होगी। अभी अलेक्जेंडर पैदा भी नहीं हुआ था, एक एम्पायर हुआ करता था उस समय, दैट इज पर्शियन एम्पायर। बहुत ही एक्सटेंडेड था, बहुत ही फैला हुआ था पर्शियन एम्पायर। और तब का एक किंग होता था टेरियस। अलेक्जेंडर के पैदा होने से पहले इस टेरियस ने क्या किया, ग्रीस पे अटैक किया और बहुत सारे टेंपल्स पे अटैक किया, तोड़फोड़ की। और उस जमाने में लोगों में एक नफरत सी आ गई, मन में एक नफरत सी आ गई कि जो पर्शियन अंपायर है इसको खत्म करना है, पर्शियन अंपायर को किसी भी तरीके से खत्म करना होगा। यह अलेक्जेंडर के पैदा होने से पहले की कहानी है। अब अलेक्जेंडर पैदा होता है, उसकी शिक्षा बहुत अच्छे से होती है और उसके फादर क्या करते हैं, उसे एरिस्टोटल के पास छोड़ देते हैं। वह एरिस्टोटल के पास 2-3 साल रहता है, उनकी गाइडेंस में रहता है। इस समय में उसने एक चीज सीखी, पेशेंस सीखी और भी बहुत कुछ सीखा, घुड़सवारी करना, उसने सीखा हथियार चलाना। अब बेटा एक समय ऐसा आया, वो बिल्कुल तैयार हो गया और खड़ा हो गया किसके अगेंस्ट, पर्शियन अंपायर के अगेंस्ट खड़ा हो गया। 47,000 आर्मी लेके वो कहां पहुंचा, अलेक्जेंडर 47,000 आर्मी लेके कहां पहुंचा, अगेंस्ट पर्शियन अंपायर, और उस पर हमला ठोक डाला। बेटा जब इसने 47,000 आर्मी अपने साथ ली, बेटा सामने वाले की जो आर्मी थी, पर्शियन अंपायर की जो आर्मी थी, वो 1 लाख आर्मी थी। अब बेटा जब आमने सामने जब अटैक हुआ, जब आमने सामने जब जंग हुई, तो बेटा ये जो अलेक्जेंडर की आर्मी थी, या जो अलेक्जेंडर था, यह हार रहा था। बट जिंदगी में इसने एक चीज सीखी थी, पेशेंस। फिर इसने क्या किया, ऑलरेडी इसने होमवर्क कर रखा था, ऑलरेडी इसने कुछ प्लान्स बना रखे थे। अब इसने प्लान बी इसने क्या किया, इंप्लीमेंट किया। इसने क्या किया, हारते हारते अपनी आर्मी द्वारा इसने पीछे से अटैक करवा दिया। जब पीछे से अटैक करवाया तो याद रखिए अलेक्जेंडर जीत गया और पर्शियन अंपायर की हार हुई। इस तरह से यह आगे बढ़ता रहा। बट बेटा अलेक्जेंडर का जो टीचर था वो एरिस्टोटल था। याद रखिए अलेक्जेंडर का जो टीचर था वो एरिस्टोटल था। अब आप में से कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो सिलेक्शन के बाद हमारे टच में रहेंगे, रिगार्ड्स करते रहेंगे। कुछ ऐसे भी स्टूडेंट होंगे पढ़ के आगे बढ़ जाएंगे, याद भी नहीं रखेंगे। ठीक है, अब अलेक्जेंडर एक ऐसा स्टूडेंट था, वो अपने टीचर के हमेशा रिगार्ड्स किया करता था। जब जहां जाता वहां से अपने टीचर एरिस्टोटल के लिए गिफ्ट किया करता था, उनको अलग अलग चीजें दिया करता था। बेटा ये जो अलेक्जेंडर है, इसने एक मिसाल कायम करी। 32 साल की उम्र में इसने दुनिया जीत ली थी। याद रखिएगा अलेक्जेंडर वो शख्स रहा है। अलेक्जेंडर जो था एक बहुत ही ब्रिलियंट स्टूडेंट रहा है एरिस्टोटल का। अब ये क्या करता था, जब अलेक्जेंडर ट्रैवल किया करता था, ये पेड़ पौधे देखा करता था, छोटे पौधे बड़े पौधे, वो सारी इंफॉर्मेशन या वो छोटे छोटे गिफ्ट्स, ठीक है, वो किसको दिया करता था, एरिस्टोटल को दिया करता था। तो याद रखिए ये जो एरिस्टोटल है, याद रखिएगा ये वो साइंटिस्ट है जिसने पहली बार
पहली बार, यानी कि फर्स्ट साइंटिफिक अटेम्प्ट, पहली बार साइंटिफिकली डिवाइड किया ऑर्गेनिजम्स को एज प्लांट्स एंड एनिमल्स। याद रखिएगा, फर्स्ट साइंटिफिक अटेम्प्ट, फर्स्ट साइंटिफिक अटेम्प्ट टू क्लासिफाई organisms, ठीक है, कैसे क्लासिफाई किया, एज प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो आपको पता है, जब भी हम कोई साइंटिफिकली हम क्लासिफाई करते हैं या साइंटिफिकली किसी भी ऑर्गेनिज्म को डिवाइड किया जाता है तो उसका कोई बेस होता है। तो यहां पे बेस क्या था, यहां पे बेस था जो मूव ना कर पाए, डू नॉट मूव, ठीक है, वो प्लांट्स हैं। जो ऑर्गेनिजम्स मूव कर पा रहे हैं वो क्या है, एनिमल्स है। एक्चुअली अलेक्जेंडर जब जब ट्रैवल कर रहा था उसने ये नोटिफाई किया था, और उसने ये किसको बताया था, एरिस्टोटल को बताया था। याद रखिएगा, एरिस्टोटल ने खुद भी बहुत ऑब्जर्व इस तरह से कर रखा था। याद रखिएगा, एरिस्टोटल वाज द फर्स्ट पर्सन, यानी कि हम ये भी कह सकते हैं उसने फर्स्ट साइंटिफिक अटेम्प्ट दिया, ठीक है, या फिर कह सकते हैं ही वाज द फर्स्ट पर्सन हु साइंटिफिकली क्लासिफाई ऑर्गेनिजम्स इनटू प्लांट्स एंड एनिमल्स। उसने कहा जो मूव नहीं कर पा रहे वो प्लांट्स हैं, जो मूव कर पा रहे हैं वो एनिमल्स हैं। याद रखिएगा, फर्स्ट साइंटिफिक अटेम्प्ट, याद रखिएगा, ठीक है। अब मैं किंगडम की बात नहीं कर रहा बेटा, लेटर ऑन उसने क्या किया, इन्हीं प्लांट्स को, लेटर ऑन इसी प्लांट्स को क्लासिफाई किया इनटू 3 कैटेगरीज, ठीक है। हर्ब्स, श्रब्स एंड ट्रीज, ठीक है। उसने क्या किया, क्लासिफाई किया। एरिस्टोटल ने क्या किया, क्लासिफाई किया प्लांट्स को एज हर्ब्स, ठीक है, श्रब्स एंड ट्रीज। बेटा ये हर्ब्स क्या हो गए, ये जो हर्ब्स होते हैं दे आर सॉफ्ट, ठीक है, यानी कि नॉन वुडी, एंड दे आर स्मॉल इन साइज। तो हम कहेंगे स्मॉल, सॉफ्ट, नॉन वुडी। याद रखिएगा बेटा, इसमें एग्जाम्पल्स आती हैं जैसे कि कोरिएंडर हो गया एंड मिंट, दे आर द बेस्ट एग्जाम्पल्स। अगर बात करें श्रब्स की, दे आर स्मॉल टू मीडियम साइज, दे आर स्मॉल टू मीडियम साइज। और बेटा अगर देखा जाए दे आर नॉट सॉफ्ट, दे आर वुडी, दे आर वुडी। अगर यहां पे एग्जाम्पल्स की बात करें तो बेस्ट एग्जाम्पल्स हैं नीम, लेमन, ठीक है, देन चाइना रोज या रोज कह सकते हैं, बेसिकली बिलोंग टू फैमिली मालवेशी, ठीक है। इवन तुलसी आल्सो, याद रखिएगा, इवन तुलसी आल्सो, तुलसी भी ऐड कर सकते हैं। अगर बात करें ट्रीज की, जो ट्रीज का जो साइज होता है दे आर मीडियम साइज, ठीक है, एंड दे आर वुडी इन नेचर। और जितने भी लॉन्ग ट्रीज आते हैं, ठीक है,
जो कि वुडी नेचर के होते हैं, वो किस में आते हैं, ट्रीज में आते हैं, याद रखिएगा। जो अलेक्जेंडर था, जब उसने पर्शियन अंपायर पे हमला किया, फिर उसने वहां से बैटल को जब जीत लिया, फिर वहां से चलता गया, यानी कि अटैक कहां से शुरू किया, ग्रीस से, ठीक है, ग्रीस से शुरू हुआ, याद रखिएगा, बेसिकली ग्रीस से शुरू हुआ, ग्रीस में मैसिडोनिया, याद रखिएगा, मैसिडोनिया से शुरू हुआ, फिर उसके बाद, ठीक है, उसके बाद जो इनका अपना एक पर्शियन अंपायर था, ठीक है, वहां से होता हुआ, ठीक है, फिर कहां तक पहुंच गया बेटा, फिर कहां तक पहुंच गया, फिर पहुंच गया एशिया तक, फिर पहुंच गया एशिया तक। और जब जब ट्रैवल करता, जो भी उसे दिखता या कुछ खास दिखता, वो वहां की आइटम गिफ्ट करता, किसको करता, अपने टीचर को, एरिस्टोटल को। और एरिस्टोटल खुद भी एक बहुत ही ऑब्जर्वेटरी, बहुत ही साइंटिफिकली एक प्रोफेशनल पर्सन था। और बेटा उसने क्या किया, उसे सबसे पहले ऑन द बेसिस ऑफ मूवमेंट, यानी कि एक साइंटिफिक अटेम्प्ट लगाया। उसने क्या किया, साइंटिफिकली ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई किया प्लांट्स और एनिमल्स में। वो ऑर्गेनिजम्स जो मूव नहीं कर पा रहे वो प्लांट्स हैं, जो ऑर्गेनिज्म मूव कर पा रहे हैं वो एनिमल्स हैं। फर्दर उसने प्लांट्स को क्या किया, क्लासिफाई किया, ठीक है, क्लासिफाई किया एज हर्ब्स, श्रब्स एंड ट्रीज। वो छोटे छोटे प्लांट्स जो स्मॉल हैं, स्मॉल साइज्ड हैं, सॉफ्ट हैं, यानी कि नॉन वुडी हैं, याद रखिएगा, वो हर्ब्स हैं। एग्जाम्पल के तौर पे कोरिएंडर, मिंट। श्रब्स स्मॉल टू मीडियम साइज, वुडी नेचर, याद रखिएगा। यहां पे एग्जाम्पल्स आएंगी, नीम, लेमन, इवन आप इसमें ऐड कर सकते हो तुलसी, ठीक है, चाइना रोज, रोज हो गया, ठीक है। बेसिकली दे आर द बेस्ट एग्जांपल्स अंडर श्रब्स। ट्रीज मीडियम, ठीक है, मीडियम साइज्ड, वुडी नेचर। और इसमें आएंगे सारे जितने भी लंबे ट्रीज होते हैं वो सारे इस कैटेगरी में आएंगे। क्या यहां तक क्लियर है? मुझे जल्दी से बताइए, क्या यहां तक क्लियर है? अब एरिस्टोटल ने क्या किया बेटा, अब एरिस्टोटल ने प्लांट्स के बाद एनिमल्स को भी क्लासिफाई किया। उसने एनिमल्स को भी क्लासिफाई किया, ठीक है, एज ए नेमा एंड ई नेमा, याद रखिएगा, एज ए नेमा एंड ई नेमा, ठीक है बेटा, याद रखिएगा, ए नेमा वो एनिमल्स हैं, ए नेमा वो एनिमल्स हैं दैट आर विदाउट आरबीसीज, यानी कि रेड ब्लड सेल्स। तो इनका जो ब्लड था वो क्या था, कलरलेस था। याद रखिएगा, इनका जो ब्लड था, इनका जो ब्लड था वो कलरलेस था। याद रखिएगा, इनका जो ब्लड था वो कलरलेस था, ठीक है, इनका जो ब्लड था वो कलरलेस था। ठीक है, अगर ई नेमा की बात करें, ये वो एनिमल्स हैं दैट आर हैविंग रेड ब्लड, यानी कि इनमें क्या होंगे, रेड ब्लड कॉर्पसल्स होंगे, ठीक है, जिसको हम कहते हैं आरबीसीज। इन एनिमल्स के ब्लड में क्या होगा, आरबीसीज होंगे, यानी कि जो इनका ब्लड होगा वो होगा कलर्ड, ठीक है, दैट इज रेड कलर्ड, ठीक है, इस तरह से याद रखिएगा। अब बेटा याद रखिएगा, एरिस्टोटल ने क्या किया,
एरिस्टोटल ने क्लासिफाई किया ऑर्गेनिजम्स को, ठीक है, ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई किया ठीक है एज प्लांट्स एंड एनिमल्स, यानी कि साइंटिफिकली क्या किया, क्लासिफाई किया एज प्लांट्स एंड एनिमल्स। अब बेटा उसने क्या किया, फर्दर प्लांट्स को क्लासिफाई किया, याद रखिएगा, फर्दर प्लांट्स को क्लासिफाई किया एज हर्ब्स, देन shrubs एंड ट्रीज। अगर बात करें एनिमल्स की, इसको दो ग्रुप्स में क्लासिफाई किया बेटा, एज एनीमा एंड इनेमा, याद रखिएगा, एज एनीमा एंड इनेमा। तो इस तरह से एरिस्टोटल की बहुत ही मेजर कंट्रीब्यूशन रही है। बेटा मैं आपको दो टर्म्स बताना चाहूंगा, एक होता फाउंडर, एक होता फादर। जो एक्चुअली में फाउंडेशन रखता है, जो बनाता है, ठीक है, जो बनाता है, ठीक है, याद रखिएगा, वो फाउंडर होता है। जो आगे फर्दर प्रोसीड करता है उस स्टडीज को, उसको फादर बोलते हैं, ठीक है। जो नींव रखता है वो एक्चुअली फाउंडर होता है, जो उन स्टडीज को आगे फर्दर अच्छे से बढ़ाया करता है, ठीक है, याद रखिएगा, उसे फादर कहते हैं। अगर बात करें बेटा टैक्सोनॉमी की, अगर बात करें टैक्सोनॉमी की, तो ग्रीक से ली हुई ये टर्म है, दैट इज टैक्सिस, टैक्सिस एंड नोमोस। टैक्सिस का मतलब होता है अरेंजमेंट, ठीक है, और नोमोस का मतलब होता है स्टडी। तो याद रखिएगा, दीज आर द ग्रीक टर्म, ठीक है, टैक्सिस नोमोस। तो याद रखिएगा, टैक्सिस मींस अरेंजमेंट एंड नोमोस मींस स्टडी। तो स्टडी ऑफ अरेंजमेंट इज नाउन एज टैक्सोनॉमी। तो बेटा याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कौन था, याद रखिए, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कौन था। अगर आपसे कोई पूछे फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कौन था, ठीक है, अगर आपको कोई पूछे फाउंडर ऑफ टैक्सोनॉमी कौन था, फाउंडर ऑफ टैक्सोनॉमी कौन था, बेटा बहुत सारे बच्चे यहां पे कंफ्यूज हो जाते हैं। फादर अलग चीज है, फाउंडर अलग चीज है। फाउंडर ऑफ टैक्सोनॉमी कौन था, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कौन था। बेटा ये जो टैक्सोनॉमी जो टर्म है, ये ग्रीक वर्ड से ली गई है, टैक्सिस एंड नोमोस, दैट इज टैक्सिस मींस अरेंजमेंट, नोमोस मींस स्टडी। देखो ध्यान से सुनिए, एरिस्टोटल वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट जिसने ऑर्गेनिजम्स को साइंटिफिकली क्लासिफाई किया, प्लांट्स को भी किया, एनिमल्स को भी किया। बट वो खुद थोड़ी ना बोलेगा कि मैं फाउंडर हूं। फाउंडर कभी बोलता मैं खुद फाउंडर हूं। यह बात है 325 बीसी की। बेटा एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था एपी डी कंडोले, याद रखिएगा, एपी डी कंडोले। एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था एपी डी कंडोले, यानी कि मैं 1700 की बात कर रहा हूं, 1700 की बात कर रहा हूं, 1700 की बात कर रहा हूं, एपी डी कंडोले। बेटा जब ये स्टडीज कर रहा था
इसने टर्म क्वाइन की, टैक्सोनॉमी टर्म इसने दी। अगर कोई बोले बेटा ये टैक्सोनॉमी टर्म किसने दी, याद रखिएगा टैक्सोनॉमी टर्म देने वाला कौन था, एपी डी कंडोले। याद रखिएगा एपी डी कंडोले। एपी डी कंडोले का कंट्रीब्यूशन क्या रहा है, इसने टर्म दी थी, दैट इज टैक्सोनॉमी। बट बेटा फाउंडर कौन है टैक्सोनॉमी का, फाउंडर कौन है टैक्सोनॉमी का, याद रखिएगा फाउंडर इज एरिस्टोटल। फादर कौन है टैक्सोनॉमी का, याद रखिएगा कैरोलस लीनियस। ठीक है, इस तरह से ये जो कोई कंफ्यूजन है अगर आपको, उसे अभी क्लियर कर दीजिए, अभी क्लियर कर दीजिए। अगर कोई कंफ्यूजन है अभी क्लियर कर दीजिए, जल्दी से बताइए क्या क्लियर है। देखिए टैक्सोनॉमी का मतलब होता है अरेंज करना, ठीक है, क्लासिफाई करना, अरेंज करना। तो वो कौन काम कर रहा था, वो एरिस्टोटल कर रहा था, बट वो अपने आप को फाउंडर तो बोलेगा नहीं। अब जब स्टडीज होती गई, ये टैक्सोनॉमी टर्म दी किसने, एक्चुअली क्वाइन किसने की, ये टैक्सोनॉमी टर्म दी एपी डी कंडोले ने। बट फाउंडर कौन है, याद रखिएगा फाउंडर जो है दैट इज एरिस्टोटल। अगर बात करें फादर की, फादर कौन है टैक्सोनॉमी का, याद रखिएगा कैरोलस लीनियस। याद रखिएगा। क्या यहां तक क्लियर है, मुझे जल्दी से बताइए क्या यहां तक क्लियर है। अब अगर थोड़ा सा आगे बढ़ें, जैसे बेटा टैक्सोनॉमी को फर्दर डिस्कस करें, अभी हमने लास्ट स्लाइड में डिस्कस किया, जो फाउंडर था टैक्सोनॉमी का वो था एरिस्टोटल। बेटा एरिस्टोटल की कुछ और भी मेजर कॉन्ट्रीब्यूशंस रहे हैं, एरिस्टोटल के कुछ और भी मेजर कॉन्ट्रीब्यूशंस रहे हैं। जैसे एरिस्टोटल को फादर ऑफ बायोलॉजी भी कहा जाता है, एंड इवन इसे फादर ऑफ ज़ूलॉजी भी कहा जाता है। ठीक है, फादर ऑफ बायोलॉजी, फादर ऑफ ज़ूलॉजी, याद रखिएगा। अब अगर बात करें टैक्सोनॉमी की, टैक्सोनॉमी मैंने आपको बता दिया ये ग्रीक वर्ड है, ग्रीक लैंग्वेज से ली गई है ये टैक्सोनॉमी टर्म। ठीक है, अगर इसमें हम देखें बेटा, इसमें 4 स्टेप्स होते हैं, ठीक है, इसमें 4 स्टेप्स होते हैं, टैक्सोनॉमी में 4 स्टेप्स होते हैं। देखिए ध्यान से सुनिएगा टैक्सोनॉमी में होता क्या है। 4 स्टेप्स एनसीईआरटी में थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्टरी है। देखिए बेसिकली देखा जाए इस टैक्सोनॉमी में 4 स्टेप्स होते हैं। ठीक है, ध्यान से सुनिए। अगर हम बात करें स्टेप नंबर 1 की, स्टेप नंबर 1 का मतलब है करैक्टराइजेशन, यानी कि अगर आपको कोई एक नया ऑर्गेनिज्म मिल गया, उसके सबसे पहले करैक्टर स्टडी करिए। ठीक है, उसके बारे में जानिए। इसको हम डिस्क्रिप्शन भी कहते हैं, याद रखिएगा, इसे हम डिस्क्रिप्शन भी कहते हैं। ठीक है, अब अगर बात करें स्टेप नंबर 2 की,
स्टेप नंबर 2 का मतलब होता है आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन, स्टेप नंबर 2 इज आइडेंटिफिकेशन। ठीक है, उस ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई करना। बेटा अगर बात करें स्टेप नंबर 3 की, स्टेप नंबर 3 होता है क्लासिफिकेशन। याद रखिएगा, स्टेप नंबर 3 इज क्लासिफिकेशन। अगर बेटा बात करें स्टेप नंबर 4 की, स्टेप नंबर 4 की अगर बात करें, स्टेप नंबर 4 इज nomenclature. So there is a need to name the organism also. nomenclature बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हम पढ़ेंगे नीड फॉर नॉमनक्लेचर भी पढ़ेंगे हम, ठीक है, नीड फॉर नॉमनक्लेचर। याद रखिएगा टैक्सोनॉमी में 4 स्टेप्स होते हैं। टैक्सोनॉमी में 4 स्टेप्स होते हैं, याद रखिएगा। मान लीजिए एक नया ऑर्गेनिज्म आता है, सबसे पहले उसके करैक्टर्स के बारे में स्टडी करेंगे, उसके बारे में जानेंगे, उसे कहते हैं करैक्टराइजेशन, उसे कहते हैं डिस्क्रिप्शन। याद रखिएगा स्टेप नंबर 2 इज आइडेंटिफिकेशन, स्टेप नंबर 3 इज क्लासिफिकेशन, स्टेप नंबर 4 इज नॉमेनक्लेचर। इसी को बोलते हैं टैक्सोनॉमी। याद रखिएगा टैक्सोनॉमी, टैक्सोनॉमी एक ग्रीक वर्ड है और ये टर्म किसने दी थी? एपी डी कंडोले ने। और याद रखिएगा बेटा इस टैक्सोनॉमी में, अगर इस टैक्सोनॉमी टर्म को अगर साइंटिफिकली बाइफरकेट करें तो ग्रीक में 2 वर्ड्स है, टैक्सिस एंड नोमोस। टैक्सिस का मतलब होता है अरेंजमेंट, नोमोस का मतलब होता है स्टडी, तो स्टडी ऑफ अरेंजमेंट। इसमें बेसिकली 4 स्टेप्स होंगे, याद रखिएगा 4 स्टेप्स होंगे, करैक्टराइजेशन दैट इज डिस्क्रिप्शन, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन एंड नॉमेनक्लेचर। मुझे बताइए बेटा क्या यहां तक क्लियर है? यहां तक क्लियर है? मुझे जल्दी से बताइए बेटा। टैक्सोनॉमी के बाद की बात करें, देखिए 1500 की अगर बात करें, 1500 की बात करें, उस समय जो पोप कहते थे वही हुआ करता था। यानी पोप्स का जमाना था, पोप्स की सुनी जाती थी, जो पोप्स कहते थे उसे एग्री किया जाता था, और जो उनके अंगेज जाते थे उन्हें फांसी पे लटकाया जाता था। याद रखिए बेसिकली एरिस्टोटल ने क्या कहा? एरिस्टोटल जो था, अगर एरिस्टोटल की बात करें, इन ग्रीक साइंटिस्ट को, याद रखें इन ग्रीक साइंटिस्ट को भगवान या भगवान का रूप माना जाता था। एरिस्टोटल ने कहा था ये जो अर्थ है ये फ्लैट है, ठीक है, और जो सन है वो क्या करता है, इसके इर्द गिर्द घूमता है। बेटा 1500 में एक साइंटिस्ट था गैलीलियो। इस गैलीलियो ने कहा कि जो अर्थ है वो राउंड है और जो अर्थ है वो रिवॉल्व होती है अराउंड द सन। बेटा जो पॉप्स थे उस समय के, मैं 1500 की बात कर रहा हूं, उस समय जो पॉप्स थे उसने कहा तूने हमारे भगवान का दिल दुखाया, तूने हमारे भगवान के अंगेस बोला, तूने हमारे जो भगवान के जो बंदे थे एरिस्टोटल के अंगेस बोला, उन साइंटिस्ट के अंगेस बोला जो ग्रीक साइंटिस्ट थे, तो तुझे हम बख्श नहीं सकते। उसे बेटा फांसी दे दी गई। याद रखिएगा उसे इसमें फांसी दे दी गई। अब उस समय जो साइंटिस्ट रहे वो बेटा अपनी दिल की बात नहीं बोल सकते थे, वो चमचे बन गए। याद रखिएगा वो पोप लोगों के चमचे बन गए। याद रखिएगा अब उसमें एक और साइंटिस्ट आ गया, कैरलस लीनियस। याद रखिएगा कैरलस लीनियस। तो ये जो कैरलस लीनियस है बेटा, ये जो कैरलस लीनियस है, इसे फादर ऑफ टैक्सोनॉमी भी कहा जाता है, इसे फादर ऑफ टैक्सोनॉमी भी कहा जाता है। ध्यान से सुनिए बेटा, ध्यान से सुनिए। अगर हम बात करें कैरलस लीनियस की, अगर हम बात करें कैरलस लीनियस की,
इसे फादर ऑफ टैक्सोनॉमी भी कहा जाता है। एक्चुअली कैरलस लीनियस ने एक टर्म क्वाइन की, सिस्टमैटिक्स। याद रखिएगा, सिस्टमैटिक्स। इसने एक टर्म क्वाइन की, सिस्टमैटिक्स। याद रखिएगा, क्वाइंड द टर्म सिस्टमैटिक्स। ठीक है बेटा, ध्यान से सुनिए। जो एरिस्टोटल था वो ग्रीक साइंटिस्ट था। उसने जितनी भी स्टडीज लिखी वो ग्रीक लैंग्वेज में लिखी। याद रखिए, जो कैरलस लीनियस था, ठीक है, इसने जितनी भी स्टडीज की, याद रखिएगा, इसने जितनी भी स्टडीज की वो लेटिन लैंग्वेज में लिखी। तो याद रखिएगा, ये जो सिस्टमैटिक्स जो वर्ड है, ये जो वर्ड है सिस्टमैटिक्स, it is derived from Latin word that is systema। याद रखिएगा, it is derived from Latin word that is systema। अभी आप मुझे बताइए, अगर हम थोड़ा सा कंक्लूड करें, टैक्सोनॉमी टर्म किसने दी थी? एपी डी कंडोले ने। सिस्टमैटिक्स टर्म किसने दी थी? कैरलस लीनियस ने। आप मुझे बताइए, फाउंडर ऑफ टैक्सोनॉमी कौन था? एरिस्टोटल। फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कौन है? याद रखिएगा, कैरलस लीनियस। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स याद रखिएगा। अगर हम थोड़ा सा कंपेयर करें बेटा इस टैक्सोनॉमी और सिस्टमैटिक्स को, ठीक है, टैक्सोनॉमी एंड सिस्टमैटिक्स को, ठीक है, ये जो टैक्सोनॉमी है बेटा, इट्स ए ग्रीक वर्ड। ठीक है, सिस्टमैटिक्स लेटिन वर्ड से डिराइव्ड है, डिराइव्ड फ्रॉम लेटिन लैंग्वेज। ठीक है, अब टैक्सोनॉमी का फाउंडर कौन था? याद रखिएगा, एरिस्टोटल। ठीक है, और बात करें फादर की, अगर बात करें फादर की, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी, याद रखिएगा, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी, वो कौन था? कैरलस लीनियस। ठीक है, अब बेटा थोड़ा कंपैरिजन करते हैं टैक्सोनॉमी और सिस्टमैटिक्स में। टैक्सोनॉमी में क्या क्या स्टेप्स थे, ध्यान से सुनिए। टैक्सोनॉमी में क्या क्या स्टेप्स थे? टैक्सोनॉमी में सबसे पहला था, याद रखिए, कैरेक्टराइजेशन। जिसको हम डिस्क्रिप्शन भी कहते हैं। ठीक है, अगर सेकंड नंबर पे देखें तो, यानी कि जो सेकंड स्टेप होगा दैट इज आइडेंटिफिकेशन। ठीक है, अगर थर्ड स्टेप देखें दैट इज क्लासिफिकेशन। एंड फोर्थ स्टेप इज नॉमेनक्लेचर। याद रखिएगा, फोर्थ स्टेप इज नॉमेनक्लेचर। अगर बेटा बात करें सिस्टमैटिक्स की, तो सिस्टमैटिक्स टैक्सोनॉमी से कैसे डिफरेंशिएटेड है, क्या अलग है इसमें? देखो, ये सारे के सारे स्टेप्स आपको सिस्टमैटिक्स में देखने को मिलेंगे। ठीक है, जैसे कि कैरेक्टराइजेशन हो गया,
जिसको हम डिस्क्रिप्शन भी कहते हैं। एंड नेक्स्ट आइडेंटिफिकेशन, एंड नेक्स्ट क्लासिफिकेशन, एंड नेक्स्ट नॉमेनक्लेचर। तो बेसिकली ये सेम स्टेप्स है जो टेक्सोनॉमी में देखने को मिलती है। फिर सिस्टमैटिक्स डिफरेंट कहां पे है बेटा, यहां पे एक चीज ऐड हो जाएगी, दैट इज इवोल्यूशनरी हिस्ट्री। इवोल्यूशनरी हिस्ट्री इस इवोल्यूशनरी हिस्ट्री को बोलते हैं फाइलोजेनी। याद रखिएगा, फाइलोजेनी, ठीक है, इसको बोलते हैं फाइलोजेनी। सो टेक्सोनॉमी प्लस फाइलोजेनी इज सिस्टमैटिक्स। याद रखिएगा, इवोल्यूशनरी हिस्ट्री का मतलब होता है, ये जो टर्म है ये सजेस्ट करती है रिलेशनशिप अमंग ऑर्गेनिजम्स, रिलेशनशिप अमंग ऑर्गेनिजम्स। याद रखिएगा, इवोल्यूशनरी हिस्ट्री का मतलब होता है रिलेशनशिप्स, रिलेशनशिप्स among organisms, among organisms, ठीक है, याद रखिएगा। सो टेक्सोनॉमी प्लस फाइलोजेनी इज इक्वल टू सिस्टमैटिक्स। अगर हम इस चीज को कंक्लूड करें, अगर हम इस चीज को कंक्लूड करें बेटा, याद रखिएगा, टेक्सोनॉमी, टेक्सोनॉमी प्लस phylogeny, that is evolutionary history, is equal to systematics, is equal to systematics। क्या यहां तक क्लियर हुआ बेटा? मुझे बताइए, क्या यहां तक क्लियर हुआ? अगर किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं, अगर किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं, मुझे जल्दी से बताइए, क्या यहां तक क्लियर हुआ? अब आपको यहां तक समझ आ गया होगा, फादर ऑफ बायोलॉजी इज एरिस्टोटल, फादर ऑफ ज़ूलॉजी इज एरिस्टोटल, फाउंडर ऑफ टैक्सोनॉमी इज एरिस्टोटल, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी इज कार्लस लिनियस। बट बेटा आपने मुझे बात नहीं पूछी, फादर ऑफ बॉटनी कौन था? फादर ऑफ बॉटनी कौन था? अरे याद रखिए, जैसे कि एरिस्टोटल का एक स्टूडेंट था अलेक्जेंडर की तो बहुत अचीवमेंट रही है, एरिस्टोटल की तो बल्ले बल्ले, उससे तो बहुत ज्यादा अचीवमेंट्स किए। अब ये वो हिसाब हो गया, मान लीजिए आपका अगर कोई भाई है, ठीक है, अगर वो एम्स में एमबीबीएस कर रहा है, मान लीजिए किसी के फादर हैं वो भी एम्स के डॉक्टर हैं, अब मान लीजिए जो उसका बड़ा भाई है वो भी एम्स से एमबीबीएस कर रहा है, उसे खुद बहुत ताने पड़ेंगे। वैसे ही एरिस्टोटल की बल्ले बल्ले, उसका जो स्टूडेंट था अलेक्जेंडर वो भी तो बल्ले बल्ले, ठीक है, बहुत ही शातिर था, उसे तो दुनिया जीत दी 32 साल की एज में। अब बात रही थियोफ्रेस्टस की, थियोफ्रेस्टस भी एरिस्टोटल का स्टूडेंट था। अब इसका इंटरेस्ट तो किस में था? एनिमल्स में था। अगर बात की जाए ज़ूलॉजी की, उसमें ऑलरेडी मेजरली खोज होना शुरू हो चुकी थी या फिर इनिशिएशन हो चुका था एरिस्टोटल द्वारा। अब बात रही प्लांट्स की, हां उसमें जगह थोड़ी सी वेकेंट थी, उसमें इतनी ज्यादा रिसर्चेस नहीं हुई थी, वहां पे थियोफ्रेस्टस ने स्टडीज को थोड़ा इनिशिएट किया, ठीक है, प्लांट्स को स्टडी करना शुरू किया। तो बेटा इसलिए फादर ऑफ बॉटनी है थियोफ्रेस्टस। याद रखिएगा, अगर आपको कोई पूछे तो आप कह सकते हैं फादर ऑफ botany, that is Theophrastus। ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ? मुझे जल्दी से बताइए, क्या यहां तक क्लियर हुआ? जल्दी से बताइए। देखिए,
अगर हम बात करें कैरलस लीनियस के कॉन्ट्रीब्यूशंस की, कैरलस लीनियस के कॉन्ट्रीब्यूशन की अगर हम बात करें बेटा, एक तो कार्लस लीनियस ने क्या किया, बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर को प्रपोज किया। ठीक है, एक नॉमेनक्लेचर सिस्टम दिया जिसे बोलते हैं बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर, साइंटिफिक नेमिंग सिस्टम, बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर। ठीक है, इट इज ए 2 वर्ड सिस्टम। ठीक है, किसने प्रपोज किया? कार्लस लीनियस ने। और बेटा इसने 2 बुक्स लिखी, वैसे तो बहुत सारी बुक्स लिखी हैं कार्लस लीनियस ने, इसने 2 बुक्स लिखी। ठीक है, वैसे तो बुक्स बहुत लिखी हुई हैं बट हम 2 ही मेंशन करेंगे। ठीक है, 2 बुक्स लिखी। ठीक है, वन फॉर नॉमेनक्लेचर, ठीक है, फॉर प्लांट्स, एंड अनदर बुक nomenclature in case of animals। ठीक है, और बेटा इसने क्या किया, साथ में प्रपोज किया, साथ में प्रपोज किया, प्रपोज्ड 2 किंगडम सिस्टम, प्रपोज किया 2 किंगडम सिस्टम। आप मुझे बताइए सबसे पहले साइंटिफिक अटेम्प्ट किसने लगाया, ऑर्गेनिज्म को डिवाइड किसने किया प्लांट्स और एनिमल्स में? बेटा वो अरिस्टोटल था। बट सबसे पहले प्रपोज किसने किया, प्रपोज किसने किया, किंगडम सिस्टम किसने बनाया? याद रखिएगा 2 किंगडम सिस्टम किसने प्रपोज किया? याद रखिए कैरलस लीनियस। इसने क्लासिफाई किया ऑर्गेनिजम्स को 2 किंगडम्स में, यानी इसने 2 किंगडम सिस्टम प्रपोज किया। इसने कहा प्लांट्स को क्या बोला, प्लांट्स नहीं बोला, एनिमल्स को एनिमल्स नहीं बोला, प्लांट्स को एज सच बोला किंगडम प्लांटी, के फॉर किंगडम, मैंने शॉर्ट में लिखा है किंगडम प्लांटी एंड किंगडम एनिमेलिया। याद रखिएगा किंगडम प्लांटी एंड किंगडम एनिमेलिया। ठीक है, अगर बेटा बात करें बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर की, ये बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर क्यों आया, इसकी जरूरत क्या पड़ी, वाई देयर इज अ नीड फॉर बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर, यानी कि नीड फॉर बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर, नीड फॉर बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर। बेटा यहां से क्वेश्चन बनेगा, ध्यान से सुनिए। First importance is common names vary from place to place। ठीक है, and second important point is it is very difficult, it is very difficult to identify the organism, it is very difficult to identify the organism on the basis of common names, on the basis of common names। अब मुझे बताइए बेटा, अगर मैं फर्स्ट पॉइंट को असर्शन बना दूं और सेकंड पॉइंट को रीजन बना दूं, ठीक है, आप मुझे बताइए आप इसका आंसर क्या मार्क करेंगे? मुझे जल्दी से बताइए आप इसका आंसर क्या मार्क करेंगे? यहां से आपका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकल सकता है और एग्जाम में पूछ भी सकता है। मुझे जल्दी से बताइए, ध्यान से सुनिए।
assertion is common names vary from place to place, ये बात सही है। अगर इसका रीजन देखें, it is very difficult to identify the organism on the basis of common names, ये भी सही है। तो reason is the correct explanation of assertion. Both assertion and reasons are true, and reason is also the correct explanation of assertion. याद रखिएगा, ठीक है। और नीड फॉर बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर में देखें तो याद रखिएगा कॉमन नेम्स वेरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, सो देयर इज ए नीड टू स्टैंडर्डाइज द नेमिंग सिस्टम, देयर इज अ नीड टू स्टैंडर्डाइज द कॉमन नेम सिस्टम, ताकि ये कॉमन नेम जो वेरी कर रहे हैं फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, ऐसा कोई नेमिंग सिस्टम हो जो वेरी ना करें बेटा। यही कार्लस लिनियस ने क्या किया, बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर सिस्टम को क्या किया, प्रपोज किया। ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ? मुझे जल्दी से बताइए, क्या यहां तक क्लियर हुआ? अब आगे अगर थोड़ा सा डिफरेंशिएट करें कॉन्ट्रीब्यूशंस ऑफ एरिस्टोटल एंड कार्लस लिनियस, ठीक है, अगर हम थोड़ा डिफरेंशिएट करें कॉन्ट्रीब्यूशंस ऑफ एरिस्टोटल and Carolus Linnaeus, ध्यान से सुनिए। एरिस्टोटल ने क्या किया, he was the first to divide the organisms, यानी कि फर्स्ट अटेम्प्ट टू साइंटिफिकली डिवाइड द ऑर्गेनिजम्स। तो हम कह सकते हैं इसने क्या किया, first scientific attempt to classify the organisms, first scientific attempt to classify the organisms। बेटा कार्लस लिनियस की बात करें, इसने क्या किया, proposed two kingdom system, बेटा एरिस्टोटल ने ऑर्गेनिजम्स को क्या किया, साइंटिफिकली डिवाइड किया, ठीक है, एज प्लांट्स एंड एनिमल्स। ठीक है, और कार्लस लिनियस ने जो टू किंगडम सिस्टम प्रपोज किए, दैट इज किंगडम प्लांटी एंड किंगडम एनिमेलिया, बेटा एरिस्टोटल ने क्या किया, सभी ऑर्गेनिज्म को डिवाइड किया, यानी कि साइंटिफिक अटेम्प्ट लगाया, यानी कि उसने क्या किया, साइंटिफिकली, ठीक है, ये कहा जो मूव नहीं कर सकते वो प्लांट्स, जो मूव कर सकते वो एनिमल्स हैं। ऑर्गेनिजम्स को दो कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया। बट कार्लस लिनियस ने प्रपोज किया टू किंगडम सिस्टम, दैट इज किंगडम प्लांटी एंड किंगडम एनिमेलिया। अब ध्यान से देखिए, एरिस्टोटल ने जितनी भी कॉन्ट्रीब्यूशन दी, जितनी भी रिसर्चेस की, जो भी लिखा उसने बेटा, वो किस लैंग्वेज का इस्तेमाल किया, याद रखिएगा, ग्रीक लैंग्वेज। और कार्लस लिनियस ने जितनी भी रिसर्चेस को लिखा तो वो कौन सी लैंग्वेज में लिखा, याद रखिएगा, लैटिन लैंग्वेज। और बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है लास्ट वाला, दैट इज एरिस्टोटल को कहा जाता है फाउंडर ऑफ टैक्सोनॉमी, ठीक है, और कार्लस लिनियस को कहा जाता है फादर ऑफ टैक्सोनॉमी, ठीक है, यहां तक क्लियर है? मुझे जल्दी से बताइए, क्या यहां तक क्लियर हुआ बेटा? आज का टॉपिक हम यहीं पे समाप्त करते हैं। उम्मीद करता हूं आज का लेक्चर आपके लिए बहुत ही इंफॉर्मेटिव रहा होगा। मिलते हैं कल इसी समय इसी प्लेटफॉर्म में सेम एनर्जी के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।